ह्यूमन बॉडी, ये पूछते ही पूछते हैं। अगर आप सर्जरी के इंटरव्यू में जाते हो और उनको रिक्वायरमेंट है तो वो लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी में आप कितना अच्छे हो, तो आपको ये पूछेंगे कि ऑर्गन सिस्टम कितने हैं, तो ये याद कर लेना है कितने होते हैं। एज पर लाइक एनाटॉमी 11, एज पर एनाटॉमी होते हैं 11। एज पर कोडिंग गाइडलाइन और ईएनएम गाइडलाइन कितने होते हैं 14। ठीक है। और एज पर आजकल आ गया है पीसीएस कोड बुक, उसके हिसाब से होते हैं 31। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बॉडी सिस्टम कितने हैं, तो अगर आप सर्जरी की कोडिंग कर रहे हो तो आप बताओगे 11 होते हैं। अगर आप ईएनएम की बता रहे हो, ईएनएम के इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप बताओगे ईडी ईएनएम में 14 होते हैं। फिजिकल एग्जाम दो कम हो जाता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इन जनरल कोई बात कर रहा है तो ये पहला है स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक, रिप्रोडक्टिव और इंट्रोगमेंट्री। तो जो आपका, अगर ऑर्थोपेडिक की बात करते हैं, वो आता है स्केलेटल, मस्कुलर और इंट्रोगमेट्री। ये तीनों सिस्टम मिला के जो बनता है प्रोसीजर का पार्ट, या जिनके ज़्यादातर प्रोसीजर आते हैं वो किस में आते हैं, ऑर्थोपेडिक में। नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम का भी कुछ पॉइंट्स आपका ऑर्थोपेडिक में आता है, जैसे आपने फेसेट इंजेक्शन देख लिया, लंबर इंजेक्शन देख लिया, डिसेक्टमी देख लिया, ये भी ऑर्थोपेडिक के पास है। मतलब ये समझो कि हमारा ऑर्गन सिस्टम से कोई सर लोग जरूर कहते हैं कि 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज, बट अगर एक ऑर्थोपेडिक की बात करेंगे तो उसमें मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर कोई बोलेगा कि ऑर्थो का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेकेंड सीरीज है। अगर ऑर्थो की आप प्रोसीजर कोड करने जाओगे तो आपको 1 सीरीज का भी कोड आएगा, 6 सीरीज का भी कोड आएगा, और सेकेंड सीरीज तो आएगा ही आएगा। तो तीन चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं स्केलेटल, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की, तो यहाँ पे जनरल गाइडलाइन है कि ह्यूमंस बीइंग हैविंग अ 206 बोन्स। कौन कौन से बोन्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। द बोन्स इज मेड ऑफ द मेनी सेल्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, मिनरल्स, द स्केलेटन प्रोवाइडिंग द सपोर्ट प्रोटेक्शन और फॉर द सॉफ्ट टिश्यू दोज मेक अप द रीसेट ऑफ द बॉडी। लाइक कह रहा है कि जो बोन्स होता है मिनरल से, कैल्शियम से और फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि हमें सपोर्ट और प्रोटेक्शन करते हैं। ये जनरल डिफिनेशन है। फिर skeletal system also provide the attachment of the joint and allow the movement of the joint ligament। अब अगर आपसे पूछता है कि what you understood by the muscular skeletal system, तो आपको बताना है कि muscular skeletal system is the study of the bone joint and muscles। तीन पॉइंट्स आपको बताना है। अब इसमें क्या होता है, बोन्स के अंदर डिवीजन है, क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन है, मसल भी हमारा डिवाइड हुआ है, जॉइंट भी हमारा डिवाइड हुआ है। तो मसल कितने टाइप के होते हैं, डिफिकल्ट है, 600 प्लस मसल होते हैं जो याद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बोन्स हमारे पास दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से पूछते चल रहा हूँ, तो ताकि आप लोग बताओगे तो ये सब हेल्प भी करेगा। वो पूछेगा कि क्लासिफाई, हाँ, लॉन्ग बोन उसका अलग क्लासिफिकेशन आता है। दो कैटेगरी है, बेस्ड ऑन द शेप एंड साइज बोन की क्लासिफिकेशन अलग है, और बेस्ड ऑन द लोकेशन बोन की साइज अलग, क्लासिफिकेशन अलग है। तो अगर स्केलेटल सिस्टम को अगर हम देखेंगे कि लाइक लोकेशन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है, तो एक्सियल है और एपेंडिकुलर है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि क्लासिफाई द बोन, तो आप बताओगे कि एज पर लाइक location bone are classified into the two part, first is the axial, second is the appendicular। एज पर द क्लासिफिकेशन आप बात करोगे तो शॉर्ट बोन्स, लॉन्ग बोन, क्यूबिकल बोन, फ्लैट बोन, वो सब ऑप्शन आता है। समझे। तो जो मेन है हमारा किस में आता है, एक्सियल में आएगा और अपेंडिकुलर में आएगा। अब पूछते हैं हाउ मेनी नंबर्स इन द एक्सियल बोन, हाउ मेनी नंबर्स इन द अपेंडिकुलर बोन, तो ये भी पॉइंट्स याद रखना है। तो कितना होगा, इंटरव्यू के ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो एक्सियल बोन में कितना नंबर होता है,
एक्सियल बोन में कितना नंबर होता है? एनी आइडिया? गूगल नहीं करना है, लिखा हुआ है मेरे पास, ऐसा बात नहीं है। अब तो ये शायद प्रिया, तो आपने पीछे लिया था 80 बोन होता है एक्सीएल में, और 120 होता है किस में? 129 है या 120 होता है? 126 होता है अपेंडिकुलर में। 126, ठीक है। एक्सीएल की बात कर लेते हैं, तो फेशियल बोन है। अब मैं ना एक बहुत सारे इमेजेस ऐसा ऐड किया हुआ है जिससे आपको ये सारे बोन दिमाग में या माइंड में याद हो जाएंगे, तो आप उसका टेंशन नहीं लेना है, बट इसको कोशिश जरूर करना है कि। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया, एक सेकंड मुझे एक सेकंड, मैं ना एक रिपोर्ट आप लोगों को दिखाना भूल गया, क्योंकि वो ना इंटरव्यूज का क्वेश्चन आता है उसमें। बहुत लोगों ने ई एक्सेल में इंटरव्यू देने की तैयारियां कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ना, हाँ, मैं ये इसलिए दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे वो क्वेश्चन आता है जो हमने, मतलब ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को देखोगे, तो वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। डाउनलोड हो जाए। तो ये जो आप जो भी मतलब प्रोसीजर या रिपोर्ट पढ़ते हो, या जिस हिसाब से आपका मतलब चल रहा है, साथ के साथ ये ऐसा कोशिश करना है कि इंटरव्यू भी प्रिपरेशन होता रहे। अगर इन बिटवीन अगर आपको कोई सा भी ऐसा आता है, क्या कहते हैं, इंटरव्यू आता है, तो आप अटेंड करोगे। डाउनलोड हो जाए यार। तो ये सारा डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आप लोगों को मैं ये शेयर करता जाऊंगा। तो नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि नोट्स बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो मैं जस्ट ये क्वेश्चन बैंक हमने बनाया हुआ है कि इसमें क्या होता है, तो मैं जस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था। जो अभी हम बोन पढ़ेंगे ना, ये बोन वो लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, फेशियल बोन क्या होता है। तो जो हम अभी यहाँ नोट्स में देख रहे थे ना, यहाँ पे फेशियल बोन, लाइक स्कल बोन विथ हाइवाइड टोटल 29 बोन्स और फेशियल बोन, तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। सेम डे सर्जरी के इंटरव्यू का जब हमने ये बनाया हुआ है, तो वहाँ पे ये पूछते हैं कि आपको स्कल बोन्स क्या होते हैं, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द स्कल बोन। तो ये बोन आपका क्वेश्चंस में आता है। क्रेनियल बोन आप बता दो। तो इसलिए मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हमने इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन जो प्रिपेयर किया उसमें ये है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके क्या कर लेना, तैयार कर लेना, ठीक है। तो फेशियल बोन में क्या होता है? इंफेरियर नसल कौन सा? लैक्रिमल बोन्स, जैगमोटिक बोन, मैक्सिला नजल बोन, प्लेटिनन बोन, वोमर और मैंडिबुलर। तो ये बोन ऐसे हैं कि नाम याद करना है। आपको इमेज दिखाएंगे, जैसे मैं ये दिखा रहा था यहाँ पे, ये वाले नजल बोन हो गया, लैक्रिमल हो गया, एम्परेरी। तो इसको कुछ कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसको रट जाना। ये एक नंबर का इंटरव्यू आएगा, ये इंटरव्यू में जो भी अगर ऑर्थो का कोई इंटरव्यू लेगा वो पूछेगा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द स्कल बोन और फेशियल बोन। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ओके। क्रेनियल बोन हमने पढ़ लिया था, इमेज है, ये सारा नोट्स मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, तो परेशान नहीं होना है। क्रेनियल बोन्स में आएगा इथमोइडल बोन, फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, स्पाइनल बोन, और लाइक पेरिनेटल बोन, टेम्पोरल बोन। फिर ओसिकल बोन्स भी पूछते हैं कि हाउ हाउ मच ओसिकल बोन्स आर प्रेजेंट। तो 2 इयर्स में 6 होता है, स्टेप्स होता है, मेलस होता है, इनकस होता है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हायोइड बोन कहाँ पे लोकेटेड है ये पूछते हैं, कहाँ होता है ये हायोइड बोन? हायोइड बोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नेक के अंदर।
जहाँ थायराइड होता है वहाँ पे हाइवाइड बोन होता है, नेक के अंदर ये गले का बोन है, ठीक है। रिब केज होता है, रिब केज है, ट्रू रिब्स केज है, फल्स रिब केज है। 1 से 7 ट्रू के अंदर आते हैं, फल्स हमारा 8 to 10 आते हैं। ये नंबर्स है, बोन का नाम है, हमें याद होना चाहिए। स्टर्नम बोन होता है, स्टर्नम बोन आपका चेस्ट बोन को स्टर्नम बोन बोलते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है वर्टेब्रल कॉलम। अगर आप ऑर्थोपेडिक की कोडिंग सीखते हो या करते हो, तो अगर आपकी कंसेप्ट एनाटॉमी में स्पाइन का क्लियर नहीं है तो बहुत चैलेंज होता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। इसको भी डिटेल में समझेंगे। वर्टेब्रल कॉलम में सर्वाइकल बोन कितने होते हैं? 7, थोरेसिक 12, लंबर 15 और सेक्रल 5। फ्यूज होने के बाद ये 1 और 2 हो जाता है। अब हमने अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात किया, तो पहला हमारा एक्सियल बोन कितना था? 80। तो ये नंबर पूछते हैं, हाउ मेनी बोन्स इन द एक्सियल बोन एंड हाउ मेनी बोन्स इनटू द अपेंडिकुलर बोन। तो ये ध्यान रखना है, 80 और 120। अपर एक्सट्रीमिटी में 62, सॉरी, अपर एक्सट्रीमिटी में 64 बोन होता है और लोअर एक्सट्रीमिटी में कितना होता है? 62। नंबर याद हो रहेंगे या नहीं रहेंगे? याद हो जाएंगे डाइन। इसमें क्यों याद रखना है, ये क्वेश्चंस में पूछेंगे, तो अगर आपने सिर्फ एक पॉइंट नहीं याद नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर याद कर लेते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो अगर आपसे पूछते हैं, क्विक है, टोटल बोन 206, एक्सियल बोन 80, अपेंडिकुलर बोन 126, अपर एक्सट्रीमिटी में बोन 64, लोअर एक्सट्रीमिटी में बोन 62, फेसियल बोन, स्कल और फेसियल कितना होगा? 29। ये कहीं पे नोट करके इसको ऐसे ही याद रखना। वो पूछेंगे, हाउ मेनी बोन इन अ स्कल, हाउ मेनी बोन इन अ टार्स, लाइक टार्सल, हाउ मेनी बोन इन अ कार्पल्स। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा ये लोग पूछ लेते हैं। उससे कोई ऐसा नहीं है कि उससे सिलेक्शन पे आपका कोई इशू आता है। अगर आपने बोन का नंबर नहीं बताया तो आप सेलेक्ट नहीं हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो इम्प्रेशन जमाने के लिए इंटरव्यूअर ऐसा पूछता है कि मतलब आपने मान लो कि उसने पूछा ऑर्थोपेडिक का रिपोर्ट बताओ, क्वेश्चन बताओ, आपने बहुत अच्छा बता दिया, सब कुछ अच्छा बता दिया, तो वो कहाँ फंसाने आएगा? बोन्स पे आएगा कि ओसिकल बोन कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन का नाम क्या होता है, फेसियल बोन का नाम क्या होता है, क्यूबिकल बोन्स कौन सी होती हैं। तो मतलब आप सब अच्छा करोगे ना, जब आप इंटरव्यू में सब कुछ अच्छे से जवाब दोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस रहा है। जब आप सारी चीज़ें अच्छे बताते हो तो इंटरव्यूअर कहता है इसको सब आता है, तो चलो यहाँ फंसाया जाए। ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटी हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से हम शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी पढ़ेंगे, शोल्डर ऑर्थोस्कोपी पढ़ेंगे। तो ये प्लीज़ आपको थोड़ा बोन्स का पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं बोन्स का वहाँ पे या तो रिपेयर होगा, कट होगा, ओस्टियोटॉमी होगा, ये सब टर्म यूज करेंगे। तो वहाँ पे आप अपर एक्सट्रीमिटी में देखोगे पेक्टोरल ग्रेडल। पेक्टोरल ग्रेडल के अंदर दो बोन इन्वॉल्व होती है, एक होता है क्लेविकल, एक होता है स्केपुला। परेशान नहीं होना है, हमने इमेज के साथ प्रोसीजर रखा हुआ है, तो जैसे हम प्रोसीजर डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे सारा इमेज के साथ क्लियरिटी आएगा। यहाँ पे सिर्फ नाम याद रखने के लिए इस नोट्स को सिंपल बनाया गया है। तो पेक्टोरल ग्रेडल्स आपके होते हैं क्लेविकल और स्केपुला। आर्म के अंदर एक ही होता है हुमरस, फोर आर्म के अंदर अल्ना और रेडियस। ये भी बताएंगे कि कैसे इसको याद किया जाएगा, इसी स्लाइड के नीचे है। तो अभी आपको ये वाला पॉइंट से याद रखना, अपर एक्सट्रीमिटी टोटल 64। बस इसमें पेक्टोरल आर्म और फोर आर्म याद हो जाता है, हुमरस इजी याद होता है, अल्ना इजी याद होता है, रेडियस अल्ना याद होता है। क्लेविकल को कॉलर बोन बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और स्केपुलर को हम लोग शोल्डर बोन के साइड भी बोल सकते हैं, जो हमारा शोल्डर के पीछे होता है वो स्केपुला होता है। तो अगर ये याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है। कार्पल बोन्स ये पूछेंगे, मैंने आपको ये ऑलरेडी ये इंटरव्यू क्वेश्चन में रखा हुआ है। तो अगर आप जाओगे नीचे, क्रेनियल बोन्स है, रिस्ट बोन बोलते हैं इसको, और टार्सल बोन बोलते हैं। तो ये आपसे पूछेंगे रिस्ट बोन कितने होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी याद रखना है। स्कोपॉइड हो गया, ल्यूनेट हो गया,
ट्राइकोट्रियम हो गया, पीसीफॉर्म हो गया, ये सब आपके बोन्स के नाम है। अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजॉइड हो गया, कैपिटेट हो गया, हैमेट हो गया। जब आप यहाँ पे फुट की जब सर्जरी पढ़ोगे तो ये बोन्स पे ही प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये थोड़ा टर्मोलॉजी क्लियर होना चाहिए। मेटाकार्पल्स बोन 5 होता है, नंबर याद है तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। फ्लेंजेस आपके 14 बोन्स होते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज याद रखना है, ये टोटल 62 बोन्स होता है। इसके अंदर भी आता है पेल्विक ग्रिडल्स, थाई बोन, फीमर हो गया, नी कैप, पटेला हो गया। नी का थोड़ा कंपार्टमेंट याद रखने की जरूरत होता है, मेडियल, लेटरल और पोस्टियोलेटरल। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। लेगा में लेग्स की बात करते हैं तो टिबिया और फेबुला होता है, इमेज के थ्रू देखेंगे समझ आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। टार्सल बोन, टार्सल बोन 7 होते हैं और इनके ये नाम है। अगर आप देखोगे इंटरव्यू में ये पूछा है इन्होंने, टार्सल बोन का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को क्यों क्यों ये सारी चीजें क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में चले कि एनाटॉमी से सर्जरी के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे टैलस हो गया, कल्केनियम हो गया, क्यूबाइड हो गया, नेवियोवास्कुलर, मेडियल क्यूसीफॉर्म हो गया, क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म हो गया और इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। मतलब आप मोटा मोटी देखो, क्यूनिफॉर्म है, नेविकुलर है, क्यूबाइडल है, कैलकुलेनियस है और टाइलस है। तो ये बोन आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं। इनको कोई ऑप्शन नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। हाँ, जो ज्वाइंट्स टाइप्स ऑफ द बोन है उसमें हम बात करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। 5 इन्होंने डिवाइड किया। ऊपर वाला हमने किसके हिसाब से किया था, लोकेशन के हिसाब से है कि अपर पार्ट में लोअर पार्ट में कितने हैं। और ये वाला कैसे है, शेप एंड साइज के हिसाब से है। तो लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, फ्लैट हो गया, इरेगुलर हो गया, सिस्मोइडल हो गया। अगर ऊपर वाले बोन आपको याद हो जाते हैं, उन्हीं को ये अरेंज किया हुआ है। लॉन्ग बोन्स के अंदर क्या आएगा, फीमर है, ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है, टिबिया है, फेबुला है, वो ऊपर की बातें सब याद हो जाएगी। तो ये वाला भी आप इजिली याद कर सकते हो। शॉर्ट बोन में आपका कार्पल्स है, टार्सल है, मतलब हाथ और पैरों का बोन होता है। फ्लैट में स्केपुला, स्टर्नम, स्कल, रिब्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इरेगुलर बोन में स्पाइन की बोन आती है, वर्टेब्रा, सेक्रम और मैंडिबुलर हो गया। सिस्मोइडल बोन में पटेला हो गया, नी का बोन होता है। तो ये सारी चीजें। अब ना एक बहुत ही क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट। तो ये लोग भी बहुत मिस्टेक करते हैं कि अगर हम ज्वाइंट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कितने टाइप का होता है ज्वाइंट, कौन कौन से। 3 होता है वैसे, मैं बता दूं, 8 नहीं होता। ज्वाइंट्स की बात कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट लोग नहीं की। नहीं, मतलब बोन ज्वाइंट कितने होते हैं, वो एग्जांपल नहीं पूछ रहा हूँ कि शोल्डर है, ये पे, ये नहीं। टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट कौन होते हैं, कितने होते हैं। आपने खूब सुना होगा लोग, मैंने हमेशा जब भी इंटरव्यू लेता था तब पूछता था कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट, तो लोग बताते थे कि पीवट ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है। तो ये टाइप्स आते हैं, ये क्या आते हैं। चलो, ज्वाइंट तो क्लियर है। मीटिंग पॉइंट ऑफ द और जंक्शन पॉइंट बिटवीन टू बोन्स, दो बोन्स जहाँ पे जुड़ते हैं उसे हम ज्वाइंट बोलते हैं। और ज्वाइंट आर्टिकुलेशन, दूसरा नाम इसका क्या होता है, आर्टिकुलेशन। ठीक है। ज्वाइंट का अगर आप कुछ प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी में जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टिकुलेशन। ज्वाइंट्स आर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये क्लासिफाइड है। देयर आर 3 मेजर ज्वाइंट है। पहला ज्वाइंट आपका फाइब्रस है। जो फाइब्रस है, फाइब्रस के अंदर जो आता है उसमें क्या आता है, कार्टिलेजेनस और सिनोवियल ज्वाइंट। तो पहला है फाइब्रिलस, दूसरा है कार्टिलेजिनस और तीसरा है सिनोवियल। तो जो हम बताते हैं ना, बॉल एंड सॉकेट है, हिंज है, पीवट है, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सिनोवियल ज्वाइंट के। तो अगर आपसे कोई अगर पूछता है कि टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट क्या होता है, तो ये नाम बताओगे। अगर वो पूछेगा टाइप ऑफ द सिनोवियल ज्वाइंट्स कौन से हैं, तो आप बताओगे कि बॉल है, सॉकेट है, ये है, वो है। समझे। तो हम ना ज्वाइंट के नाम पे ये सिनोवियल ज्वाइंट ही बताते हैं, जो कि सही आंसर नहीं है। अब बाद में लोग कहते हैं मेरा इंटरव्यू नहीं हो, सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने तो आंसर अच्छा बताया था।
समझे क्या? तो अगर आपसे अभी से अगर कोई पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट इन ह्यूमन, तो कौन कौन सा बताओगे? रिपीट करो आप लोग। सिनोवियल, सिनोवियल के अंदर कौन कौन सा आता है वो हम देखते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट क्या होता है? फाइब्रस ज्वाइंट्स के अंदर आता है इमूवेबल ज्वाइंट्स और सिनर्थ्रोसिस ज्वाइंट। मतलब ये कह रहा है कि उतना मोमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, नीचे दिया हुआ है स्कल बोन का जो ज्वाइंट्स है। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर जो ज्वाइंट्स ऐड हुआ है वो फाइब्रस टिश्यू के हेल्प से है। फाइब्रस ज्वाइंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू द थ्री टाइप्स। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है स्कल बोन, टिबिया एंड फेबुला, रेडियस एंड अल्ना। ये दो बोन आपस में हल्का हल्का अटैच हुई हैं। वो कौन सा है? फाइबर्स के थ्रू अटैच हुई हैं, जो थोड़ा अप या डाउन, लेफ्ट और राइट हल्का ही मूवमेंट कर सकता है, स्लाइटली मूवमेंट करता है। दैट्स कम्स अंडर द फाइब्रस ज्वाइंट या इमोवेबल ज्वाइंट, जो मूवमेंट नहीं कर सकता, हल्का करता है, स्लाइटली करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे स्कल बोन है, टीविया फेबुला है, रेडियस अल्ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? टूथ का और मैक्सिला और मैंडिबुलर में जो ज्वाइंट है, ये वाले ज्वाइंट्स आपके फाइब्रस ज्वाइंट्स के अंदर एग्जाम्पल्स में आते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ये स्लाइट मूवेबल है। अब आप बोलोगे कि ये भी स्लाइट है वो भी स्लाइट है, मतलब क्या है? ऊपर वाला जो है ये लाइक ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब क्या है? उसमें ज्वाइंट तो है, वो तो मोमेंट कराने पे मोमेंट हो सकता है, लेकिन यूजुअली मोमेंट नहीं होता है। मतलब अगर डॉक्टर चाहे तो आपका टीथ निकाल के उस ज्वाइंट पे दूसरा टीथ लगा देता है, तो दैट इज काइंड ऑफ लाइक कि ये फाइब्रस है, उसमें फाइबर्स आएंगे फिर उसको स्ट्रांग बना देंगे और हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ ज्वाइंट का स्पेस नहीं दिया है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है बट मोमेंट नहीं है वहाँ पे। और जो नीचे वाला है आपका कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, इसमें क्या है कि ज्वाइंट भी है और ऑप्शन भी है, हल्का मूवमेंट करेगा। तो इन सिंपल ये समझो कि फाइब्रस ज्वाइंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूवमेंट करता है कार्टिलेजिनस वाला। इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? स्टर्नोकोस्टल ज्वाइंट, जो आपके रिब्स और स्टर्नम के ज्वाइंट है वहां पे। इस वजह से अगर किसी भी फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका स्टमक अगर बाहर आ रहा है, उस समय क्या होता है, बोन एडजस्ट होके आपका स्पेस क्रिएट कर देता है, तो उस समय स्टर्नोकोस्टल ज्वाइंट ही हेल्प करता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। पुबिक सिम्फेसिस होता है ये वाला, जो पबिक एरिया है पेल्विक बोन के साइड में है, वो सारे जो बोन्स के ज्वाइंट्स हैं ये किसके अंदर आते हैं? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट बताने को, तो आप कौन से बताओगे? ये वाले टर्म्स बताओगे। सिनोवियल ज्वाइंट क्या है? जो मूवेबल ज्वाइंट्स है, डायार्थ्रोसिस बोलते हैं जिसको, जो कि हम देख पाते हैं, जो जनरली हम लोग बताते भी हैं। बॉल एंड सॉकेट्स ये किस में आता है? शोल्डर और हिप्स के अंदर आते हैं। कॉन्ड्राइल्ड ज्वाइंट होता है रेडियो कार्पल रिस्ट के अंदर आता है। ग्लिंज या प्लेन ज्वाइंट होता है। और हिंज है, पीवर्ट्स ज्वाइंट्स हैं। और सेडल ज्वाइंट है। लगभग 6 ज्वाइंट है, जो हमारे हम लोगों की फेवरेट ज्वाइंट्स होता है। जब भी कोई पूछेगा टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट, तो हम यही बताते हैं, जो कि इनकम्प्लीट आंसर होता है। अगर आप बोलोगे मैंने तो सारे क्वेश्चन सही बताए, आंसर सही बताया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि वो आपका जो इंटरव्यू लेने वाला है वो कंसेप्ट समझता है कि आपका क्लियर नहीं है। तो ये पूरी चर्चा आप लोग ऑलमोस्ट जानते भी होंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखना है। अगर कोई पूछता है टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट, आप बताओ 3 होता है, उसमें सिनेबल ज्वाइंट्स के ये एग्जाम्पल हैं, फाइब्रस ज्वाइंट के ये एग्जाम्पल्स हैं, कार्टिलेजनस ज्वाइंट के ये एग्जाम्पल्स हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ये पूछते हैं इंटरव्यू में, अगर आप ऑर्थोपेडिक का इंटरव्यू देते हो तो एनाटॉमी सेक्शन से ये क्वेश्चन होता ही होता है। आप लोगों ने अगर अटेंड किया होगा तो अच्छा है, अगर नहीं किया है तो आप करोगे फ्यूचर में, तो आपको ये क्वेश्चन आएगा। अब तक कोई डाउट है ऊपर? चलेगा। ये बॉडी प्लेन्स का क्या जरूरत है, ये क्यों जानना जरूरी है? देखो, एक तो सीपीसी का जब आप एग्जाम देते हो तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरा है जब सर्जरी करता है ना डॉक्टर, तो ये टर्म यूज करता है,
कि उसने जब एक्सीजन किया, रिसेक्शन किया, डिसेक्शन किया, तो टर्म यूज करेगा सजाइटल किया है, कोरोनल प्लेन इंसिजन किया हुआ है, ट्रांसवर्स प्लेन इंसिजन किया, प्लेन लिखे ना लिखे वो लिखेगा ट्रांसवर्स एक्सीजन लगाया, ट्रांसवर्स रिसेक्शन किया है। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। अगर बात करेंगे सेजाइटल का, तो सेजाइटल का मीनिंग क्या निकल के आता है? जब बॉडी को ये लोग क्या करते हैं, लेफ्ट राइट में अगर डिवाइड करेंगे तो दैट टाइम व्हाट वी कंसीडर सेजाइटल। तो लेफ्ट राइट में कब डिवाइड होगा? हमारे हाथ और पैरों के हिसाब से, ठीक है। कोरोनल में क्या आएगा? फ्रंट और बैक, पोस्टेरियर हो गया, एंटेरियर हो गया, इस केस में लेंगे। और ट्रांसफर में क्या होगा? हेड टू टेल। तो ये टर्म्स आप ध्यान रखना, वो लिखेगा कोरोनल इंसिजन मेड टू द रिच टू द ज्वाइंट, कोरोनल इंसिजन मेड टू द रिच टू द बोन। तो अब कोरोनल आएगा टर्म तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? एंटेरियर और पोस्टेरियर। और सिजाइटल अगर टर्म यूज करता है तो क्या होना चाहिए कि उसने लेफ्ट से लेके राइट तक को उसने कट लगाया है। और ट्रांसवर्स ज्यादातर केसेस में ट्रांसफर यूज होता है, मतलब ऊपर से नीचे, हेड टू टेल, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक अगर वो कट लगाएगा। तो आप देखना जितने भी, अगर आपने स्टमक की सर्जरी देखी होगी एब्डोमिनल की, तो वहाँ लिखेगा ट्रांसवर्स इंसिजन मेड टू द रिच टू द अम्बिलिकल कोड और रिच टू द अपेंडिसाइटिस, तो वहाँ पे ऐसे यूज करता है। तो वहाँ क्या मतलब लिखा कि पेट के ऊपरी हिस्सा से लेके नीचे के हिस्सा तक पहुंचने के लिए जो कट लगा है वो क्या है? ट्रांसवर्स इंसिजन है। समझ आ रहा है? ये टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोसीजर को समझने के लिए। कुछ कंडीशंस हो कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम्स में जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि डिनाइल्स मेडिकल नेसेसिटी के ऊपर आती है, राइट? कि मेडिकल नेसेसिटी के ऊपर डिनाइल्स आ रहा है, या जो प्रोसीजर है वो कंपेटेबल डायग्नोसिस नहीं है, इस तरह की बातें आती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोसीजर के लिए कौन सी प्रॉब्लम होती है, तो कौन सी ऑपरेशन किया जाता है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस में क्या होता है? बोन वीक हो जाता है और फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ मिनरल, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो वहाँ पे दो टर्म यूज होता है। ओस्टियो मतलब स्ट्रेट बोन के लिए यूज होता है, प्रोसिस मतलब वीकनेस। तो ये टर्म्स थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब ओस्टियोप्रोसिस है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कौन कौन से प्रोसीजर में ये यूज हो सकता है, कौन कौन से ओस्टियोप्रोसिस के वजह से प्रोसीजर, कौन कौन सी ऐसी ऑपरेशन है या प्रोसीजर हैं जिसमें ओस्टियोप्रोसिस हमारा कंफर्टेबल डायग्नोसिस हो सकता है। पहला एक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या नॉर्मल फ्रैक्चर्स में भी ये होने के चांसेस हैं। ऑर्थोडेसिस ओस्टियोप्रोसिस में हो सकता है। बोन में कभी आपने सुना होगा कि जो वर्टेब्रा है कोलेप्स हो जाता है, जिसके लिए वर्टेब्रोप्लास्टी प्रोसीजर किया जाता है। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। ऑस्टियोपेनिया क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी इज लोअर देन नॉर्मल। बोन की जो डेंसिटी होती है, कम्पैक्सिटी होती है, वो कम हो जाता है, तो उस केस में ऑस्टियोपेनिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेसिया ये जनरली बच्चों में होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से बोन क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, जिससे हाथ पांव टेढ़ा हो जाता है। पैगेट्स डिजीज होता है, बोन अगर ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है, एक्सेसिव उसमें ग्रोथ होता है तो वो हो जाता है। बोन ट्यूमर कैंसर से रिलेटेड होता है। ओस्टियोमाइलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन ड्यू टू इन्फेक्शन। एस्क्लोसिस और काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस, ये स्पाइन की स्ट्रक्चर है जिसमें स्पाइन की जो स्ट्रक्चर है डिफॉर्म हो जाती है, किसी में ऊपर हो जाता है, किसी में नीचे हो जाता है, किसी में लेफ्ट राइट हो जाता है। फ्रैक्चर, बोन ब्रेक हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ये टर्म्स यूज होते हैं ट्रांसफर फ्रैक्चर। अब यहाँ पे ट्रांसफर का मीनिंग निकला तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? हेड टू टेल, मतलब वो बोन के अंदर ट्रांसफर स्ट्रक्चर के लाइक वहाँ पे फ्रैक्चर है। ओब्लिक है, स्पाइरल है, कम्यूटेड का मतलब क्या निकल के आता है? ओपन, ओपन, ओपन हो गया, या कॉम्प्लिकेटेड, या बोन बाहर निकल जाता है। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? एक बोन टूट के दूसरे बोन में चले जाना। जैसे कोई बंदा लिफ्ट में है और लिफ्ट अचानक से गिर जाए तो क्या होगा?
नी का बोन हुमरस में चला जाएगा, टिबिया फेबुला आपस में क्या हो जाएगा, इम्पेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे में चला जाएगा। एवल्जन फ्रैक्चर का क्या मतलब होता है? एवल्जन का मतलब है बोन टूट के निकल जाना, कट के निकल जाना। आपने देखा होगा कि एवल्जन ऑफ स्किन आता है, पता चला वहां का जो स्किन का पार्ट है वो कट के निकल गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एवल्जन। ठीक है। अर्थराइटिस क्या होती है? जब ज्वाइंट के ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होगा? ये क्रोनिक कंडीशन है, बोन और ज्वाइंट में डिजनरेटिव हो जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ द कार्टिलेज, जो बोन के आसपास के कार्टिलेज है उनमें क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से पेन, ज्वाइंट इन्फ्लामेशन होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस। अर्थराइटिस और ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या डिफरेंट है? अर्थराइटिस में होता है सिर्फ ज्वाइंट में, कुछ नहीं है, सूजन है, हल्का स्वेलिंग है। ओस्टियो मतलब क्या है, बोन और ज्वाइंट दोनों में स्वेलिंग है और वहां पे कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, कार्टिलेज टीयर हो गया है, फट गया है, कुछ बोन्स के टुकड़े वहां पे बनना चालू हैं, दैट्स कम्स अंडर द ओस्टियोआर्थराइटिस। ये जनरली क्रोनिक कंडीशन होता है, मतलब अर्थराइटिस लंबे समय से हो गया, या फ्रैक्चर हो गया है, या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गया है, या कोई मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट्स वगैरह होता है, तो उस केस में भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? ऑटो इम्यून सिस्टम है, मतलब आपका ही शरीर ऐसा रिएक्ट करने लगता है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन ज्वाइंट और लाइक लाइनिंग ऑफ द ज्वाइंट बनने लगता है, बढ़ने लगता है, एबनॉर्मल होने होने लगता है, दैट्स कम्स अंडर द रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर मैं बात करूँ लाइक यहाँ पे अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कौन सा सीवियर कंडीशन होगा? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कौन सी है या? हाँ, ओके, ये सीरीज में ही लिखा है, अर्थराइटिस है, उसके बाद ओस्टियोआर्थराइटिस, उसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो मतलब सबसे ज़्यादा सीवियर होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसके बाद होता है ओस्टियोआर्थराइटिस और फिर होता है अर्थराइटिस। अगर ईएनएम की कोडिंग करते हैं तो ये मॉडरेट लेवल कंसीडर होता है। ठीक है। बाकी सर्जरी में डायग्नोसिस देके कोई सीवियर, कोई हार्ड है, कोई ये नहीं होता है, बट ये मैं इन जनरल आप लोगों को बता दिया। ठीक है। कुछ मेडिकल टर्म्स होते हैं, ये आप लोग एक बार देख लेना। हेड को सेफेलो बोलते हैं, क्रेनियो बोलते हैं, नेक को सर्वाइकल, चेस्ट को थ्रोको और पेक्टोरल बोलेंगे, हैंड को कायरो बोलते हैं, इसीलिए कायरोप्लास्टी होती है। या जॉइंट के लिए ऑर्थो होता है, रिस्ट को कार्पो, फिंगर को ट्वाई और डॉक्टलो बोलते हैं, रिब्स को कोस्टो और ओस्टियो बोन के लिए यूज होता है, फुट को पोडो लिखते हैं। तो जैसे पोडोलॉजी या पोडेस्ट्रियन ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो पैरों का और फुट के डॉक्टर्स होते हैं, इसके बारे में भी अलग से कोडिंग है, एक पूरा डिवीजन है जहाँ पे पोडियोलॉजी, पोडियाट्रिक कोडिंग बोलते हैं। पोडियाट्रिक का मतलब क्या होता है, फुट की कोडिंग, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका रिपोर्ट बड़ा बड़ा आता है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्थो कोडिंग। बट है थोड़ा वो, अगर एनाटॉमी आपका क्लियर नहीं है, टार्सल बोन आपको समझ नहीं आते हैं, तो फिर यह मुश्किल लगेगा। तो ये टर्म है, वर्टेब्रा को हम लोग स्पाइंडोलो भी बोलते हैं, और एंकल को टार्सो बोलेंगे, आर्म को ब्रैचिक और कार्टिलेज को काउंड्रो बोलते हैं, स्पाइनो के। ये सारे टर्म्स है, एक बार आप लोग इसको गो थ्रू हो जाना, ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कुछ मेडिकल टर्म्स यूज होते हैं, एसीएल का मतलब क्या है, एकेए का मतलब क्या है, डीजेडी का मतलब क्या होता है, एफएक्स का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल एक बार आप लोग पढ़ोगे समझ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, ये आपके शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनॉमस डाला गया है ताकि समझ आएगा। मसल की बात कर लेते हैं, 600 प्लस मसल्स हैं, तो मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि आप सारे मसल का नाम याद करो, यहाँ पे आप जनरल याद रखो, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, और इस तरह के जितने मसल्स हैं इनका नाम याद रखो। स्केलेटल मसल हो, कार्डियक मसल, ये तीन चार मसल, अगर कोई पूछता है कि गिव द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द मसल, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल्स है, ये सब थोड़ा सा हेडर से याद रखो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ मसल्स का नाम दिया हुआ है। शोल्डर मसल थोड़ा याद रखना है, चेस्ट का मसल है, ये अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। एब्डोमिनल का मसल है, ये वाला याद रख लेना थोड़ा सा, ट्रेपेजॉइड्स, लेटिसमस और इरेक्टल स्पाइनेटस, ये बैक का मसल है। कभी कभी पूछ लेते हैं स्पाइन की अगर सर्जरी आप करते हो तो उस केस में। शोल्डर मसल आपसे पूछेंगे, ये आप इस पे 3 या 4 या 7 स्टार, जो स्टार लगाना चाहते हो लगा लेना। अपर एक्सट्रीमिटीज में शोल्डर में डेल्टॉइड होता है, रोटेटिव कफ के अंदर सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस और टेरिस माइनर और सब कैप्सुलरीज, ये 1 2 3 4 मसल, रोटेटरी कफ मसल पूछेंगे ही पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि शोल्डर मसल्स कौन सी होती है। याद रखने का तरीका क्या है, सुप्रा स्पाइनेटस, सुप्रा मतलब ऊपर वाला, इंफ्रा मतलब नीचे का, टेरिस माइनर, मैं इसको इमेज के थ्रू दिखाऊंगा, बहुत अच्छा से इसको समझाया गया है तो ये ध्यान रखना है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट अगर आपको याद हो जाता है तो बाइसेप्स, ब्रेचियल्स, ब्रेचियल अभी हमने पढ़ा था, आर्म के लिए यूज होता है। ट्राइसेप्स, तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स आपको पता है, हम लोग जिमनास्टिक हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाने की कोशिश होता है। ब्रेचियल हमारा ऐसे ऐसे याद रख लेना, कभी अगर कोई पूछ लेता है तो आपको ध्यान रहे। लोअर एक्सट्रीमिटी से कुछ नहीं रहता है ज़्यादातर, यहाँ कुछ नहीं पूछते हैं। कुछ और कंडीशंस हैं जो मसल से रिलेटेड है, थोड़ा इनको देख लेना। कंडीशंस में रोटेटिव कफ टियर, ये इंपॉर्टेंट है। रोटेटरी कफ टियर क्या हो, जो मैं दिखाऊंगा इमेज में आपको, जो शोल्डर के अंदर जो रोटेटरी कफ होता है ना वो फट जाता है, टूट जाता है, ये लिगामेंट का टाइप होता है, तो उसमें क्या होता है, पेन होता है, जिसके लिए हम प्रोसीजर करते हैं रोटेटरी कफ रिपेयर, ये शोल्डर प्रोसीजर के साथ होता है। ठीक है, अब तक कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मसल का है, थोड़ा सा ये रहता है, आपको लगेगा कि हेक्टिक है बट इसको समझना है। कुछ ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स होता है, आप जब एनाटॉमी पढ़ते हो तो वहाँ से लोग ये पूछ लेंगे कि गिव द 5 एग्जांपल ऑफ द ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर, तो आप यहाँ से टॉप 5 है याद कर लेना। ऑर्थोस्कोपी है, शोल्डर का है, नी का है, रिकंस्ट्रक्शन है, रिप्लेसमेंट है, कार्पल टनल रिलीज है। अब मुझे एक ना बड़ा मतलब ये याद आता है कि 3 4 टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि एक यूज होता है आपका, मैंने शायद पिछले क्लास में बताया भी था कि एक्सीजन, रिसेक्शन, रिमूवल, इन तीनों में क्या डिफरेंट होता है। हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए, ये सारे आएंगे प्रोसीजर रिपोर्ट जब आप पढ़ते हो। एक्सीजन, रिसेक्शन, डिसेक्शन, रिमूवल, इनका क्या मीनिंग निकल के आता है, क्या आप समझते हो, क्योंकि सीपीटी कोड इनके हिसाब से रहते हैं। कौन बताएगा। प्रिय, जगदीश। तो कट एंड रिमूवल हो गया, आपका डिसेक्शन होगा कि कट करके पूरा एक पीस रिमूव करना। अच्छा, सेक्शन होता है कि उससे सेपरेट रिमूवल। चलो आप लोग अच्छे हो, मतलब काफ़ी चीज़ें सही बताया है। मैं थोड़ा जस्ट कुछ चीज़ें ऐड करके क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। एक्सीजन का मीनिंग क्या निकलता है, अगर कोई सा भी बॉडी पार्ट पार्शियली रिमूव किया है, जैसे बायोप्सी कर रहा है, टिश्यू कट किया, कोई सैंपलिंग लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सीजन। क्लियर है। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई बड़ा पार्ट है और उसमें से पार्शियली कोई टुकड़ा लेके आ गया, लीवर की कुछ पार्ट को काट लिया, तो क्या होता है, लीवर बायोप्सी, एक्सीजन किया है, तो एक्सीजन क्लियर है, वो पार्शियली कट करेगा। रिसेक्शन क्या होता है कि वो कंप्लीट रिमूव करेगा, जैसे कि लिखेगा टोटल हिस्टेक्टमी, टोटल लमेक्टमी, मतलब लंग्स को टोटल रिमूव किया है, या रेडिकल ब्रेस्टेक्टमी, इस तरह के जो टर्म यूज होगा तो वो हमारा क्या आता है, रिसेक्शन।
एक्सीजन रिसेक्शन क्लियर है? पार्शियली करेगा तो एक्सीजन, कंप्लीट करेगा तो रिसेक्शन। डिसेक्शन सही है, अगर मान लो कि कोई नर्व से आपस में जुड़ गई हैं, कोई टेंडन है आपस में जुड़ गया, तो उसको डिसेक्ट करेगा, सेपरेट करेगा, कट करके अलग अलग करेगा, दैट इज कम्स अंडर डिसेक्शन। एक टर्म हमने क्या यूज किया था, रिमूवल। रिमूवल का क्या मतलब है, कोई अगर डिवाइस, कोई फॉरेन बॉडी, कोई मटेरियल है जिसको रिमूव करेगा बॉडी से, दैट इज कम्स अंडर रिमूवल। मेनली डिवाइस के लिए यूज होता है। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछता है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सीजन, रिसेक्शन और रिमूवल और डिसेक्शन, तो आप ये बताओगे ऐसे क्लियर। ये आपका एक इम्प्रेशन बना देता है कि आपको कंसेप्ट पता है सर्जरी का, क्योंकि पूरी सर्जरी इसी पे डिपेंड है। हाँ जी। जैसे मान लो कि अगर जो जैसे होता है ना कि दो न्यूरॉन आपस में जुड़ी हुई हैं, अब उसको आपको थोड़ा अलग करना है, तो क्या करोगे, डिसेक्ट करोगे ना, अलग अलग करोगे। मतलब उसमें बीच में कट लगा के या साइड में कट लगा के उसको अल डिसेक्ट करोगे, मतलब सटा हुआ है, चिपका हुआ है, उसको अलग करने के टर्म्स यहाँ डिसेक्शन के टर्म पे आ जाता है। तो आप इन इंग्लिश में कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन द सेपरेटिंग द टू बॉडी पार्ट दैट कम्स अंडर द डिसेक्शन, when partial removal of the some tissue organs body part that comes under excision, when the complete or total radical removal of the some organ tissue part that comes under radical, when the device or foreign body or any equipment removal from the body that comes under the removal। समझा? कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी आप डिफाइन जैसे कर लो, बोलोगे तो मेरे पास डिफिनेशन है, मैं दे दूंगा। क्लियर है ये? आई होप अगर कोई आपसे एनाटॉमी में, अगर ऑर्थोपेडिक की अगर स्पेशली बात करूं या मस्कुलोस्केलेटल का, तो ये टर्म्स जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये सारा आप लोगों को समझ आना चाहिए, बताना है, ठीक है। अब थोड़ा हम पिक्चर वाइज एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो अगर हम हैंड की एनाटॉमी देखते हैं, मेरा स्किन दिख रहा होगा राइट आप लोगों को, स्क्रीन चलेगा। तो अभी ना थोड़ा सा ये क्लियरिटी आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर इमेजेस को हमने नोटिफाई किया है, रेडिकल और अल्ना। तो देखो यहाँ थंब के साइड जो बोन है, वो कौन सी बोन होगी, रेडिकल बोन होगा। और जो लिटिल फिंगर के साइड होगी वो कौन सी होगी, अल्ना बोन होगी। तो मतलब ये जो बड़ी बोन दिख रही है वो कौन सी है, रेडियल बोन हो गई। और यहाँ जो दिख रही है वो अल्ना बोन है। अब इसके साथ जो आर्टरी गई है वो अल्ना आर्टरी है, और इस सॉरी रेडियस आर्टरी है, और इसके साथ जो गई है वो कौन सी है, अल्ना आर्टरी। क्लियर है पॉइंट? रेडियस बोन और अल्ना बोन कैसे रिकॉग्नाइज करना है, आर्टरीज कैसे रिकॉग्नाइज करना है। डन, ठीक है। सेम इमेज है आपका अल्ना और इसके लिए। अब यहाँ पे डिजिटल बोन, डिजिटल और प्रॉक्सिमल आपको पता है, जो जॉइंट के पास में होता है वो कौन सा होता है, प्रॉक्सिमल होता है। जो दूर होगा बॉडी से, जॉइंट से, उसको हम क्या बोलेंगे, डिजिटल। तो यहाँ नर्व्स के लिए बोली गई है, तो नर्व्स की बात आती है, तो ठीक है, डिजिटल नर्व्स का इमेजेस आपको दिखेगा जो फिंगर्स के अंदर हैं। ये कुछ मसल्स हैं। अब ये सारे चीज़ें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब इसकी सर्जरी वगैरह होती है तो ये मसल को कट करता है। तो यहाँ आप बोलोगे सर ये एबडक्टस, एबडक्टर क्या होता है, हाइपोथेनर क्या होता है, तो ये मसल्स के नाम हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि एक फिंगर से दूसरे फिंगर्स को, पाम को जो सपोर्ट करता है उस मसल का नाम क्या होता है। यहाँ पे आप अगर देखोगे कि एक ये वाला पीसी फॉर्म बोन का नाम है, गायोन्स कोनाल करके है, हेमेट्स, हेमेट्स किसको बोलते हैं, ये वाली चीजें होती है। तो इस तरह से इमेज के थ्रू कोशिश किया गया है कि थोड़ा आप लोगों को नेविगेट किया जाए, बताया जाए, ताकि सब समझ आ जाए। रेडिकल के ऊपर ही चल रहा हालना है, तो एक बार ये सारे 100 लगभग इमेजेस हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट में डाला हुआ है, तो आप लोग एक बार जब भी मौका मिले तो आप समझ लेना, इसको देख लेना। यहाँ पे जो मैं अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी ये बोन से ये बोन्स को जोड़ने को क्या, लिगामेंट और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ आएगा। खैर वो जब हम सर्जरी सेक्शन में आएंगे तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे, बाकी थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लेना। मेडियल नर्व्स होता है,
आपने एक कंडीशन देखा होगा कार्पल टनल सिंड्रोम, वहाँ पे ये मेडियल नर्व्स क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। तो जो ये यहाँ पे लिगामेंट से उसको कट करके रिलीज कर देता है। थिनर मसल्स का यहाँ एग्जांपल नोटिफाई किया गया है कि जो ये फिंगर थंब से लेके और जॉइंट को सपोर्ट करता है वो कौन सा मसल होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग एक बार पूरा, ये मैं नोट्स आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ईमेल वगैरह है आप लोगों का, तो ये एक बार सारा स्लाइड चेक कर लेना और समझना कि कैसे क्या रहता है। कोई अगर एनाटॉमी में दिक्कत आएगी ना तो फिर जो भी हम इससे रिलेटेड प्रोसीजर पढ़ेंगे वो मुश्किल आएगा। अगर हमारा एनाटॉमी अच्छा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोसीजर एकदम से दिमाग में चलेगा। तो ये सारी इमेजेस हमने लगाया हुआ है कि रेडियल नर्व्स क्या होती है, मेडियल नर्व्स क्या होती है, अल्ना नर्व्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं आपके। ये मसल्स के नाम्स क्या होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग होता है ना ऑर्थोपेडिक में, वो आपका लेग्स और हैंड्स के ही प्रोसीजर मुश्किल करते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से लगाई गई है। जब आप ये अभी आपको भले ही कनेक्ट ना कर पाओ, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रोसीजर पढ़ोगे समझोगे वहाँ पे लिखेगा फ्लेक्सर्स प्रोफाउंडिसिस अटैचमेंट वाज रिलीज, तो उसका मतलब है कि वो फिंगर के ये वाला पॉइंट को रिलीज कर रहा है। ये सर्जरी थोड़ी सी डिफिकल्ट जरूर होती है, बट वो क्यों होती है, क्योंकि ये सब हमें पता नहीं होता, वो हमें कंफ्यूज कर देता है। जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं ये टर्म यूज होगा फ्लेक्सर, तो आप सोचोगे ये कौन सा है, ये कौन सा डिवाइस का नाम है। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को एनाटॉमी में दिखा देता हूँ कि जब आप रिपोर्ट पढ़ोगे ना, जब हम रिपोर्ट एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको दोबारा से भी बताएंगे, तो हेल्प करेगा। अब वो बोलता है कि पुलिस, यहाँ पे जो भी टेंडन्स को सपोर्ट के लिए बाइंड किया हुआ है उसे पुलिस करते हैं। तो जब भी यहाँ ऑर्थोडेसिस ऑफ द जॉइंट, सॉरी ऑर्थोडेसिस ऑफ द फिंगर्स करेगा ना, तो इन सब मसल को रिलीज करता है। तो हमें क्या होना चाहिए, आइडिया रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, इमेजेस वगैरह मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लगभग 100 इमेजेस हैं, जैसे आप लोगों को ये मैं नोट शेयर करूँगा, एक बार इनको देख लेना और जब भी मौका मिलता है आप लोग इसको रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो अब तक जो हमने एनाटॉमी पढ़ा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं या कोई दिक्कत है? ये बहुत सारा है, मैं अब एक एक इमेज पे नहीं जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा आप लोग जब भी टाइम मिलेगा उससे थोड़ा पढ़ लेना। ये पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का डिटेल में है, मतलब 3D इमेजेस हैं, ताकि आपको ये जो भी पॉइंटर्स आपने पढ़ा हुआ था वो आपको समझ आ जाएगा।